स्टूडेंट्स, तो आज हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए न्यू लेक्चर स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स से पिछले लेक्चर में हम प्रथम कोटि का अभिक्रिया बताए थे। अगर प्रथम कोटि का अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा तो ये लेक्चर बहुत ही इजी है। आज हम स्टार्ट करेंगे शून्य कोटि का अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया में आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का परिभाषा बता दिया गया था। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल खत्म हो गया था। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण भी खत्म हो गया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे शून्य कोटि का अभिक्रिया। हेडिंग आपको लिखा हुआ है शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम आज शून्य कोटि का अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर हम क्या बताए थे। वहां पर बताए थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब समझ रहे हैं, अभिकारक का सांद्रता अगर घटेगा तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। उसके बाद अगर अभिकारक का सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। प्रथम कोटि में, शून्य कोटि में देखिए क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि सांद्रता को घटाइए या बढ़ाइए, एक बार जो रिएक्शन का वेग हो गया वही हमेशा होते रहेगा, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। समझ रहे हैं? आइए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। क्या कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का परिभाषा हुआ, जिसमें बताया गया कि अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? आइए अब चल रहे हैं हम शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण या दर समीकरण में। इसको हम मिटाएंगे, मिटा दें? चलिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और अब हम आ रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण या दर समीकरण। ठीक है, आइए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए यहाँ पर, वेग समीकरण या दर समीकरण, इसको बोलते हैं रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन। ठीक है, देखो अगर ये कोई रिएक्शन दिया हुआ है, आपको ध्यान देते रहना, ये कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ए कन्वर्ट कर रहा है पी में, और आपसे कह दिया जाए कि यह शून्य कोटि का रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप इसका रेट लॉ इक्वेशन यानी कि वेग समीकरण या दर समीकरण कैसे लिखेंगे। तो आपको पीछे बता दिया गया है, प्रथम कोटि जब आपको पढ़ाया गया था वहां पर,
तो देखो इसका वेग समीकरण क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वेग, इसको r से सूचित किया जाता है, r बराबर k और अभिकारक के सांद्रता। देखो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो बोलो ये सांद्रता है, अभिकारक का सांद्रता, इसका यहाँ पर घात कितना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर घात 1 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये तो प्रथम कोटि का हो गया। आपको क्या पढ़ना है, शून्य कोटि का, तो यहाँ पर कृपया आप इसका घात 0 दे देंगे। अब ये जो दर समीकरण या वेग समीकरण है यह किसका हो गया, शून्य कोटि का। आपको पता है ना कि सांद्रता के जो घात रहता है ना उसी को कोटि बोलते हैं, पहले हो गया है जी, देखिएगा पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया अभिक्रिया का कोटि क्या होता है, ये सब पीछे लेक्चर में देखिए, समझे, तब जाके समझ में आएगा। डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि 0 कहां से आ गया। तो शून्य कोटि है तो यहां पर 0 दे देंगे। अब देखो ये तो पता होगा, किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना 1 होता है, तो खत्म कर दो इसको। उस केस में बोलो क्या होगा, तो r बराबर k, यही है शून्य कोटि का वेग समीकरण। याद रखिएगा, हम इसको यूज करेंगे, r बराबर k, याद रखना, इसको आगे आएगा इसी लेक्चर में, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि एग्जाम में ये तो पता है ना क्या है कि दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, हम बार बार नहीं बोलेंगे, लेक्चर को ठीक से देखिए पीछे में, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। तो देखो दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक मतलब k का जो मात्रक है ना वह अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है। दर स्थिरांक का मात्रक प्रथम कोटि के लिए दूसरा होगा, शून्य कोटि का दूसरा होगा, द्वितीय कोटि का पूछ देगा तो दूसरा होगा। तो हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो प्रथम कोटि का देख लीजिएगा क्या लिखवाए थे, आज हम पढ़ रहे हैं शून्य कोटि, तो सिर्फ शून्य कोटि के ही बारे में बात करेंगे। तो यहां आप हेडिंग लिखेंगे दर स्थिरांक का मात्रक, दर स्थिरांक का मात्रक, दर स्थिरांक मतलब k का मात्रक। तो आपको पता है यहां पर कि r बराबर k होता है। ये क्या है, दर यानी कि वेग है, तो तुमको पता होना चाहिए कि दर का मात्रक क्या होता है। अगर दर के मात्रक में दिक्कत है तो फिर दिक्कत होगा, देखना होगा। तो आप लोग रासायनिक बलगतिकी का फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है दर का मात्रक क्या होता है, और प्रथम कोटि अगर पढ़े होंगे तो वहां भी हम इसका मात्रक बताए थे। तो इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, समझे। तो जो r का मात्रक हो वो वही k का मात्रक हो, क्योंकि दोनों तो बराबर होता है ना, तो यही हो जाएगा k का मात्रक, समझे। इसको ऐसे लिखिए, और नहीं तो कुछ लोग लिखते हैं इसको ऐसे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है कि शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक का मात्रक इसमें से कौन है, तो याद रखिएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब कि जो r का मात्रक होगा वही k का मात्रक होता है, ठीक है। प्रथम कोटि का याद है, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स बताए थे प्रथम कोटि के लिए, समझे। तो ये हो गया। अब आपको हम शून्य कोटि अभिक्रिया का कुछ उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा ग्राफ है। ग्राफ क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग है दर, वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो जब आपको कह दे, ये प्रिंट करिए जल्दी, मिटाएंगे इसको, मिटा दें, चलो। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो नहीं करता है तो कुछ लोग इसको ग्राफ बना देते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो कहते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं अभिक्रिया का वेग, और यहाँ पर हम ले लेते हैं अभिकारक की सांद्रता। आपको बोले हैं कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। अब सांद्रता बढ़ाइए
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक बार अभिक्रिया का रेट हो गया वहीं पकड़े रहेगा हमेशा। अब आप सांद्रता बढ़ाते चले, रेट फिक्स हो गया, नियत कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया। समझ रहे हैं? तो इस बात को भी आप लोग लिखेंगे, ये लिख लिया ना, जल्दी जल्दी करो। तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लेंगे। यहां पर शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समय के साथ नियत रहता है। नियत मतलब जानते हैं ना, स्थिर। नियत रहता है मतलब समय के साथ बदलेगा नहीं, जो एक बार पकड़ लिया वहीं चलते जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? कुछ कुछ बाउंस कर गया। लेक्चर देखिए पीछे से, एक एक लेक्चर को देखिए। अब डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे तो दिक्कत होगा, समझे? चलिए हो गया। अब आपको बताएंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण बताएंगे आपको। और देखिएगा एग्जाम में पूछेगा तो यही एग्जाम्पल पूछेगा जो हम आपको देंगे, अभी बाहर से पूछ नहीं सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छा से रिवीजन करते रहिएगा। हो गया? चलो तो अब आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। बहुत सारे एग्जाम में तो उदाहरण पूछ देता है कि शून्य कोटि का इसमें उदाहरण बताइए कौन सा है। तो आपको पता रहेगा तो हम ना बताएंगे, नहीं पता रहेगा तो क्या करेंगे? गाना गाएंगे? गाना गाएंगे? हाँ तो गाइएगा। चलिए तो आइए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। पहला नंबर, दो ही उदाहरण बताएंगे। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में H2 तथा Cl2 से HCl का निर्माण, HCl का निर्माण। तो ये H2 प्लस Cl2 यह बनाता है HCl। इस अभिक्रिया को संतुलित कर दीजिएगा प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए कुछ अभिक्रिया में UV लिखेगा। UV मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट है UV लाइट, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट लिखेगा। अगर ये नहीं लिखता है तो कहीं कहीं H न्यू लिख देता है। H न्यू हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट, ठीक है। जिस लाइट का तीव्रता ज़्यादा हो उसको हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ये लिखेगा या फिर ये लिखेगा। तो जैसे ही लिखेगा ये समझ लेना वह शून्य कोटि का है। देखने में क्या लग रहा है तुमको? द्वितीय कोटि का लग रहा है। कैसे? अगर कोई आपसे कहेगा कि इसका दर समीकरण लिखिए तो आप ऐसे लिखेंगे R बराबर K। देखो क्या लिखेगा, कहां पर दिक्कत आपको? R बराबर K। आपको तो बताया गया ना कि इसका सांद्रता हो गया और ये Cl2 का सांद्रता हो गया। कहेगा इसका बताइए कोटि। तो आपको क्या बताया गया है? दर समीकरण में सांद्रता के घातों का योगफल कोटि होता है। तो इसका कितना घात है? एक है, कुछ नहीं है। तो इसका घात कितना है? एक है। तो कितना हो गया? एक और एक दो। तो इसका कहेगा कि कोटि 2 है, और जैसे ही 2 मारेंगे गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात है? हाँ, अगर ये नहीं लिखा हुआ है,
यूवी लाइट और ये कुछ नहीं है, ऐसे ही दे दिया तब तो कह सकते हैं आपकी द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। लेकिन अभी नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया होता है। ये यहां 0 0 आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? चलो तो ये हो गया। अब आ रहे हैं हम दूसरा उदाहरण है, यहां पर लिख लेंगे सोना तथा प्लेटिनम, सोना तथा प्लेटिनम के सतह पर अमोनिया का निर्माण, ये अमोनिया का विघटन, अमोनिया का विघटन है। कह रहा है कि सोना और प्लेटिनम के सतह पर अगर हम अमोनिया का विघटन कराते हैं तो कह रहा है कि वह भी होता है शून्य कोटि का अभिक्रिया। देखो क्या कह रहा है, अमोनिया NH3 अगर प्लेटिनम के सतह पर या सोना गोल्ड के सतह पर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देखो क्या टूटेगा, यह N2 और H2 संतुलित करना होगा तो कर लीजिएगा, ये 3 और यहाँ पर 2, ये संतुलित है। तो ये देखने में लग रहा है द्वितीय कोटि का, है नहीं, है ये शून्य कोटि का। याद रखिएगा, दोनों एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो गया ये खत्म। और अब आ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण क्लास, आज का जो लेक्चर है आज के क्लास का वह सबसे महत्वपूर्ण अब स्टार्ट होगा। और आज आपको हम बताएंगे शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण। ध्यान दीजिएगा, ये दीर्घ उत्तरीय में आना ही आना है, इसलिए आप लोग अच्छा से इसको समझिएगा। समाकलन आना चाहिए क्योंकि नाम ही है समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं शून्य कोटि के वेग समीकरण में। तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर। ठीक है, तो आते हैं, आज हम लिखेंगे हेडिंग शून्य कोटि अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यही स्टार्ट होगा। देखिए कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग अच्छा से माइंड में सेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहले यहां पर कोई अभिक्रिया ले रहे हैं, A कन्वर्ट कर रहा है P में। अगर आपसे कह दिया जाए कि यह शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो आप इसका क्या लिखेंगे, दर समीकरण। देखते जाना, R बराबर K और तब कहेंगे अभिकारक के सांद्रता का घात 0, क्योंकि शून्य कोटि का है। क्या आप लोगों को परिभाषा याद है दर का, कि अभिक्रिया का दर क्या होता है? ठीक है, आपको याद नहीं होगा, हमको याद है। अभिक्रिया का दर आपको बताए थे सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में dc/dt। ये हो गया K, क्योंकि इसका पावर 0 है तो खत्म कर दो।
सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में डीसी बटा में डीटी। अब जाइएगा फर्स्ट लेक्चर में, तो ये होता है दर का परिभाषा इक्वल टू के हो गया, क्योंकि इसका घात 0 है तो खत्म हो गया, एक वैल्यू होता है। ठीक, अब सुनो, यह भी आपको बोले थे हम कि अभिक्रिया का दर अगर अभिकारक के संदर्भ में निकालेंगे तो ऋणात्मक होता है, और उत्पाद के संदर्भ में निकालेंगे तो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आपको हम बोल दिए हैं कि मैक्सिमम अधिकतर बुक में आप देखेंगे तो अभिकारक के संदर्भ में ही दर लिखता है, तो हम भी उसी के संदर्भ में लिखेंगे। क्लियर है? तो जब अभिकारक के संदर्भ में लिखेंगे तो यहां पर दर में हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। अगर आपका मन है कि हम उत्पाद के संदर्भ में लिखेंगे तब इस माइनस को आप यहां से हटा दीजिएगा। ठीक, चलो लगा दिए यहां पर। अब यहां से देखते जाइएगा ध्यान से, अभिकारक की सांद्रता है ना, अभिकारक की सांद्रता में चेंज ये और dt है, तो यहां अभिकारक ए है, तो आप यहां लिखेंगे माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में, और बराबर ये k है तो k रखिए। देखते जाना ध्यान से, मेरा दोष नहीं। माइनस को आप उधर ले जाओ, dt को भी इधर ले जाओ, तो आप कहेंगे a की सांद्रता ये हो जाएगा k dt, और ये माइनस है तो इधर लेकर चले जाइए। कोई दिक्कत है? क्लियर है सब कुछ? अब हम क्या करेंगे, यहां पर समाकलन करेंगे। तो देखो यहां हम लिख दे रहे हैं समाकलन करने पर। तो जब आप समाकलन करेंगे तो देखो क्या होगा ये। चलो यहां पर हम एक स्टेप आगे बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। चलिए समाकलन करने पर, समाकलन में आपको तो पता होगा कि यहां पर होता है लोअर लिमिट, तो ये जीरो टाइम पर और ये टी टाइम पर। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? जीरो टाइम पर है और ये टी टाइम पर है। ऐसे ही होता है। कैसे आप लोग करते हैं समाकलन? कैसे? लोअर हाइयर, यही ना होता है, अपर और ये लोअर होता है। तो जीरो टाइम पर देखो, जीरो टाइम का मतलब क्या समझ रहे हैं? अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुआ है। तो जब शुरू नहीं हुआ है तो हम मान लेते हैं कि ए की जो सांद्रता है ना वह ये है, A0 है। क्लियर है? जब टी टाइम हुआ तो टी टाइम पर क्या समझ रहे हैं? अभिकारक है तो कुछ घटा होगा ना? नहीं। अरे भाई जीरो टाइम पर ए की सांद्रता इतना है, जब अभिक्रिया शुरू हो गया टी टाइम के बाद तो टी टाइम में कुछ खत्म हुआ होगा ना, तो मान लेते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वह टी टाइम पर कितना है, तो यहां पर मान लेते हैं ए की सांद्रता, ध्यान दीजिएगा स्पेस की कमी है, ये मान लेते हैं AT। कोई दिक्कत नहीं है? मिटा दे इसको, मिटाना पड़ेगा, जल्दी देखिए उधर जाना पड़ेगा। अब मिटा दे, बोलो 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 जल्दी। चलो तो अब आ रहे हैं हम इसी को आगे बढ़ाने के लिए, और माइंड में सब कुछ सेट करते चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अभी से ही सब कुछ सेट करते चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। देखो अब जब आगे बढ़ाएंगे इसको तो आप लोगों को पता होगा कि पहले अपर होता है उसके बाद लोअर होता है। तो यहां पर देखो इसके जगह पर पहले अपर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहां पर ए की सांद्रता टी टाइम पर, अपर माइनस होता है लोअर, तो लोअर क्या है? ए की सांद्रता जीरो टाइम पर। हो गया? माइनस है तो माइनस यहां रखिए। के कौन स्थिरांक है? स्थिर है ना, वेग स्थिरांक है। dt क्या करेगा? तो देखो क्या होगा,
अपर, तो अपर यहां पर करेगा टी, माइनस लोअर, तो लोअर करेगा तो 0। क्या कोई दिक्कत है? यहां से ए की सांद्रता टी टाइम पर, ए की सांद्रता 0 टाइम पर, माइनस ये 0 हो गया तो ये क्या आएगा माइनस के टी। यहां से आगे बढ़ेंगे हम, ए की सांद्रता 0 टाइम पर, बोलो इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये होगा माइनस के टी प्लस ए की सांद्रता होगा 0 टाइम पर। और यही काफी महत्वपूर्ण है, वेग समीकरण शून्य कोटि का यही है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि ये 0 क्या है और ये ए टी क्या है। समझ में आ रहा है? कुछ है नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। ए 0 क्या है? तो ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। देखो देखो सब लिख दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा इसका मतलब कि आपकी गलती है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। और ये क्या है? ए टी, तो अभिकारक की सांद्रता ही है, लेकिन टी समय के बाद, तो वही लिख दे रहे हैं अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता टी समय के बाद। अब टी समय मतलब कुछ भी दे सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा, कुछ भी वो देने के ऊपर है। अब टी समय के बाद ये है। क्या कोई दिक्कत है? इसको अब हम ग्राफ खींचेंगे, इसको ग्राफ खींचेंगे। ये मिटा दें क्या? प्रिंट करिए जल्दी, जल्दी से प्रिंट कीजिए और इसका ग्राफ आप लोग देखेंगे जल्दी से। हो गया क्या? चलो माइंड में सब सेट करते चलिए, बार बार लेक्चर को देखिए, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट पूछता है, इसमें दो राय नहीं है। देखो तो ये जो आपको बताया गया कि ए की सांद्रता टी टाइम पर माइनस के टी प्लस ए की सांद्रता 0 टाइम पर है, तो क्या ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहीं मिलेगा नहीं, अच्छा से समझिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तुरंत आप लोग इसका खींच देंगे, क्योंकि आप लोग तो मैथ सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं ना। y एक्सिस पर क्या है बोलो? a की सांद्रता एम एक्स, एक्स एक्सिस पर टाइम है, c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पर आप इंटरसेप्ट करा दीजिए, हो गया। m होता है स्लोप, ढाल, तो बोलो ये m के जगह पर क्या है? माइनस के, ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक है तो यहां से नीचे आइएगा, अगर धनात्मक होता तो यहां से ऊपर जाते, इतना पता होना चाहिए। बस खत्म हो गया, ये थीटा हो गया। बोल लो ढाल यानी कि क्या? यानी कि स्लोप बराबर होता है tan थीटा, यानी क्या लिखेंगे हम? माइनस के लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक अगर पूछेगा दीर्घोत्तरीय में तो आप लोग यहाँ तक पहुँच जाइएगा, समझ रहे हैं। चलिए अब हम आ रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको हम डिराइव करके आपको निकाल करके दिखा देंगे, ठीक है। मिटा देंगे, इसको मिटाएंगे। चलिए तो इधर से हम साफ कर रहे हैं, इस साइड से आपको हम बता रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या होता है अर्ध आयु काल। तो लिखिए मेरे साथ आप लोग हेडिंग
शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। चलिए शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आपको डिराइव करके हम बता दे रहे हैं, माइंड में सेट करते चलिएगा। हाफ लाइफ का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अर्ध आयु का मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया को 50% खत्म होने में जो समय लगता है, 50% मतलब क्या समझ, आधा खत्म होने में, नाम ही है अर्ध आयु। तो किसी भी अभिक्रिया को 50% यानी कि आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है ना, उसको हम बोलते हैं अर्ध आयु काल। पता है, अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें A की सांद्रता A है, कब, शुरुआती, सुनते ना ध्यान से, कोई अभिक्रिया है, चलो मान लेते हैं A P में, समझ रहे हो ना, पहले A P बन रहा है, ये अभिकारक है, तो इसका सांद्रता शुरू में A था, शुरू में A है, तो इसको आधा होने में, मतलब कि A बाटा में 2 होने में जो समय लगेगा ना, उसी को हम बोलते हैं अर्ध आयु काल। तो वही आपको पढ़ना है। ठीक, कैसे हम निकालेंगे, आइए इसमें हम डिराइव करके आपको बताएंगे। पहले आपको बताया गया समाकलित वेग समीकरण, तो याद होना चाहिए। आपको बताए हैं अभिकारक की सांद्रता t टाइम पर, उसके बाद आपको बोले हैं -kT प्लस बोलो A की सांद्रता 0 टाइम पर। 0 टाइम मतलब क्या समझे, प्रारंभिक, सही है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये -kT, इसको हम लाएंगे इधर, लाएंगे तो इधर लाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत होगा तो बोलिए, इधर जब लाएंगे तो धनात्मक होगा। अब देखो इसको ले जाएंगे उधर तक, क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे A की सांद्रता 0 टाइम पर -A की सांद्रता हो जाएगा ये कितना टाइम पर, T टाइम पर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आइए T बराबर, क्या T बराबर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, कहेंगे कैसे सर, ऐसे A की सांद्रता 0 टाइम पर माइनस A की सांद्रता T टाइम पर और बाटा में हो जाएगा K। कोई दिक्कत है तो बोलिए, सही है। क्या हम पढ़ रहे हैं, अर्ध आयु काल। क्या आप लोगों को पता है, अगर पीछे वाला लेक्चर पढ़े होंगे तो वहां पर हम बोले थे कि अर्ध आयु काल को हम इस तरह से सूचित करते हैं, T हाफ, ये अर्ध आयु काल को सूचित करता है। ठीक है, तो हमको मतलब है अर्ध आयु काल से, तो हम यहाँ T के जगह पर हम अब रखेंगे अर्ध आयु काल, T हाफ मतलब कि आधा। तो जब हम अर्ध आयु रख दिए, अर्ध आयु का मतलब क्या होता है, जितने समय में आधा खत्म, तो ये A की सांद्रता 0 समय पर है, तो मान लेते हैं कि शुरुआत में, सबसे शुरू में अभिकारक की सांद्रता 0 समय पर, मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है, तो A है, A है। अब यहां देखो क्या है, T समय पर अभिकारक की सांद्रता, और T समय पर आपको क्या बोले हैं कि आधा खत्म, आधा खत्म। तो बोलो तो ये जब हम पढ़ रहे हैं अर्ध आयु, तो अर्ध आयु तो हम इसके जगह पर आधा लिख सकते हैं A/2,
ना, नहीं होगा। जब कह रहा है कि आधा खत्म होने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं अर्धआयु, तो हम बात अर्धआयु के कर रहे हैं। तो अगर शुरुआत में ए था, शुरुआत में ए है, तो इसका आधा कितना होगा, a/2। तो हम यही ना रखेंगे आधा समय ये t समय पर, तो आधा कर दिए a/2, समझे। और बाई k है तो यहाँ k रखिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, ये करेंगे तो आएगा a/2 और बाई k, और फिर यहाँ से करेंगे तो a/2 और ये a में क्या आएगा 2k। देख लो यहाँ पर क्या हम रिजल्ट पहुँचे हैं। अगर आप लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया अच्छा से पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखिएगा, प्रथम कोटि जब अभिक्रिया हम पढ़ा रहे थे ना, तो वहाँ पर हम बोले थे कि प्रथम कोटि का अर्धआयु 0.693 बाटा में के लिखवाए थे प्रथम कोटि के लिए, और शून्य कोटि का अर्धआयु आया है ये। देख रहे हैं, देखो दोनों में अंतर क्या है कि प्रथम कोटि का अर्धआयु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक के सांद्रता इसमें कहीं है, कहाँ सांद्रता है, तो 0.693 बटा में के सांद्रता इसमें कहाँ है, लेकिन देखो इसमें सांद्रता है, जी है, ए तो सांद्रता ही ना है। कहने का मतलब कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, जबकि वहां लिखवाए थे कि प्रथम कोटि का अर्धआयु काल अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, ऐसे संभव नहीं है। जो बात है वो क्लियर हम बोल दे रहे हैं, समझे। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिखेंगे, पहले आप लोग इसको प्रिंट कर लीजिए। कर लिए क्या? बहुत फास्ट आप लोग लिख रहे हैं ना, मेरे से भी आप लोग फास्ट हैं। ठीक है, रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, समझे। छापने में आगे रहना चाहिए, मतलब नहीं पढ़ने में पीछे रहना चाहिए, नहीं। अरे आप लोग तो यही ना करते होंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट दे करके लिखेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु काल अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर अभिकारक की सांद्रता एम मूलरता को सांद्रता कहते हैं, अभी ये भी पता नहीं है क्या। तो अगर 100 से 50 होने में, तो देखो तो 100 से 50 आधा हो गया, तो अगर 100 से 50 होने में 10 मिनट का समय लेता है, तो 50 ले 25 होने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दो क्या लिखवाए हैं, समानुपाती होता है। अगर अभिकारक की सांद्रता घटेगा तो अर्धआयु घटेगा, अगर सांद्रता बढ़ेगा तो फिर अर्धआयु भी बढ़ेगा। तो ये 10 मिनट हो गया। अब यहाँ पर देखो सांद्रता, आप देखो घट गया, 50 ले 50 कितना होगा, 5 मिनट का। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया चल रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो आपको लिखवाया गया है, ध्यान दीजिएगा, लिखवाए थे शून्य कोटि का। जब लिखवा रहे थे उदाहरण, तो उसमें था कि
सोना और प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन 0 कोटि होता है। देख लीजिएगा, तो यहाँ भी बात वही कह रहा है। फिर कह रहा है कि N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी। N2 और H2 उत्पादन की दर, क्योंकि जब हम इसको विघटन करेंगे ना तो N2 और H2 बनता है, तो कह रहा है उत्पादन की दर बताइए जब K का मान इतना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो। क्लियर है? तो ध्यान दो, पहले इसका हम विघटन करेंगे। ये अभिक्रिया पीछे हो गया है, बस आपको बोले थे वहां पर कि याद रखिएगा आएगा। तो इसको हम प्लेटिनम की सतह पर विघटन कराएंगे तो ये बनेगा N2 और 3H2। देखिए अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, आपको यह भी बात एक बताया था, अभी तुरंत खत्म हुआ, कि 0 कोटि अभिक्रिया में, 0 कोटि अभिक्रिया में आपको बोला गया है कि अभिक्रिया का दर R बराबर K होता है। अभी याद है, वेग समीकरण देखो ना, R बराबर K होता है, यानी कि यहाँ पर जो K का मान है हम कह सकते हैं कि वो R का भी मान हो सकता है, क्योंकि 0 कोटि का अभिक्रिया है। क्लियर है? अब देखो, अभिक्रिया का दर किसी भी अभिक्रिया में, सुनते रहना ध्यान से, अभिक्रिया का दर किसी भी अभिक्रिया में बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? कि अभिकारक के संदर्भ में दर ऋणात्मक होता है और उत्पाद के संदर्भ में क्या होता है? धनात्मक होता है, लेकिन होगा बराबर ही सबके संदर्भ में। तो समझ रहे हो बात मेरी? जो देख लीजिएगा, अगर आप लोग दिक्कत है तो पीछे लेक्चर देखिए, आप डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे तो दिक्कत होगा आपको समझने में। आप क्या समझ रहे हैं? तो यहां पर हम लिखेंगे वेग यानी कि दर बराबर, ये देखो क्या है, अभिकारक है तो यहां लगा देना निगेटिव, माइनस लगा देना, और तब लिखना अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ऐसे इकाई समय में, और यहां जो रहता है गुणांक ना, उसको गुणांक से यहां भाग दिया जाता है। समझ में आ रहा है? बराबर होगा। अब देखो ये उत्पाद है तो उत्पाद में यहां धनात्मक दे देना, और तब लिखना कि यहां पर कि N2 के सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में dt, और यहां पर गुणांक 1 है तो 1 से यहां पर भाग दो गुणांक से, बराबर होगा इसके भी। यहां उत्पाद है तो प्लस देंगे, सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में, और यहां पर लगाएंगे 3 है तो 3। अब क्या पूछ रहा है वो कि N2 और H2 के उत्पादन की दर, यही ना है N2 और H2, तो इनसे मतलब नहीं है, मतलब अब इन दोनों से है। समझे? तो कुछ नहीं, क्या आपको पता है R बराबर K होता है। R के जगह पर ये K का मान दिया है, यहां रखिएगा। अब पूछा है N2 का उत्पादक दर, तो ये 1 है तो इसमें R में 1 से गुणा कर दो तो इसका हो जाएगा, और R में 3 से अगर गुणा कर, 3 से अगर गुणा कर देते हैं तो H2 का हो जाएगा। बस खत्म हो गया। समझे? आइए डायरेक्ट हम लिखते हैं उत्पादन की दर, उत्पादन की दर N2 के संदर्भ में। तो N2 के संदर्भ में क्या होगा? लिख दे डायरेक्ट, R में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर 1 गुणा, और R के जगह पर ये K हो जाएगा, तो 2.5 10 का पावर -4 ये हो जाएगा। इसका अगर मात्रा लिखना है तो लिख दीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। खत्म हो गया। अब देखो यह भी लिखना है उत्पादन की दर, एकदम इजी है जी, हार्ड है, संदर्भ में। तो अब R में क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब यहाँ लिखेंगे 3 गुणा, और R के जगह पर आपको पता ही है इंटू 10 के घात 4, ये करेंगे तो 15 3 दूना 6 7 और 10 का घात 4 लिख दीजिए यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझे?
तो ठीक है, तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।